करने से पहले आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा सामान्य हिंदी। आपकी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में सामान्य हिंदी में व्याकरण से प्रश्न आता है, शब्दावली से प्रश्न आता है और तीसरा पार्ट आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य से प्रश्न आते हैं। अब ये प्रश्न आपके जो आते हैं परीक्षा में, हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा की अगर बात करें, जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा की बात होती है, तो उसमें चाहे आपकी परीक्षा में 30 अंक का हो या मतलब नंबर की नंबर संख्या बात करें, 30 नंबर के मतलब 30 प्रश्न आते हों या 40 प्रश्न आते हों या 20 प्रश्न आते हों या 25 प्रश्न आते हों, तो उस हिसाब से आपकी सामान्य हिंदी के अंदर बढ़ता है कि आपकी साहित्य से कितने प्रश्न आने हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 40 प्रश्न की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य से आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो 5 से 6 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कभी कभी परीक्षक का अगर ज़्यादा ही मूड ऐसा हो जाए, चेंज हो जाए, तो ये 7-8 तक चला जाता है, पर 7-8 से ज़्यादा नहीं जाता। अब अगर हम मान लो 7-8 भी मान लें, तो हम ये मान सकते हैं कि जो आपकी परीक्षा में व्याकरण से प्रश्न आते हैं वो कितने हो गए, 32-33 प्रश्न आपके हो गए। और अगर हिंदी में आप 40 में से अगर 33 प्रश्न सही करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोर होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि जो छात्र सबसे ज़्यादा घबराते हैं वो इस अंक से घबराते हैं। यानी ये जो 7 नंबर का या कहें, ऐसे तो ये 4 से 5 नंबर का होता है, पर हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या ले ली है, जितना अधिकतम हो सकता है उतनी हमने संख्या ले ली। तो आपकी परीक्षा में यानी यहाँ से 4 से लेकर 7 अंक तक या ऐसे 7 नंबर तक हमारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो साहित्य से आते हैं। और साहित्य क्या है, अगर हम इस घेरे को साहित्य कहें, ठीक है, इतना बड़ा घेरा हमारा क्या साहित्य है, तो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ, जो देने वाली हूँ, वो इतना सा है। ठीक है, अंतर समझ में आया? मैं जो आपको देने वाली हूँ, जो यहाँ पे इकाई 7 और इकाई 8 में जो मैटर है, या इकाई 7 की बात करें, इसमें जो मैटर है हिंदी साहित्य का, वो कितना है, इतने बड़े से गोले में से इतना। ठीक है, तो आपको ये अंदाजा लग चुका होगा कि हिंदी साहित्य की सीमाएं क्या हैं और आप हिंदी साहित्य में नहीं घुस सकते। अगर आप उसमें घुस गए, मान लो यहाँ से आपको कितने अंक चाहिए थे, आपको चाहिए 4 से 7 अंक। अरे 4 से 7 अंक पाने के लिए सारे आपको पाने, आप यहाँ इधर चले गए तो यहाँ पे खो जाओगे। और अगर इसमें हम व्याकरण को देखने की कोशिश करें, तो व्याकरण में अगर हम देखें तो व्याकरण का लगभग कितना हिस्सा होगा जो हमने अभी तक पढ़ा है साहित्य में। तो ये है ना डरावने वाली चीज़ है, डरावने वाली ही है ये। ठीक है, डरावनी ही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब आप मान लो अगर हम इस साहित्य में, इस साहित्य जगत के एक प्राणी मुंशी प्रेमचंद को अगर उठा लें, तो 150 कहानियां उनकी। अब याद करो 150 कहानियों के नाम कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी कहानी लिखी थी। और ये तो सिर्फ कहानी है, फिर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, फिर और भी विधाएं लिखे हैं, और मुंशी प्रेमचंद जैसे कितने हजारों की संख्या में हमारे कवि हुए हैं। अब इसी तरह से हम बात करें कि मुंशी प्रेमचंद एक आधुनिक काल के आते हैं, आधुनिक काल का एक प्राणी है, और काल हमारे 4 हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और फिर उसके बाद आधुनिक काल। तो इसमें कितने सारे प्राणी होंगे जिनकी रचनाएं होंगी और फिर उनको याद करना है। तो समझ रहे हैं आप इस चीज़ का। और ये तो रचनाओं के नाम है, और भी बहुत सारी चीज़ें। कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम पर, अपने काव्य के नाम पर नाम रख दिया है। जैसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो भारतेंदु काल। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक 40 से 50 साल को किसी व्यक्ति के नाम कर दिया गया कि ये क्या है, ये भारतेंदु काल है, तो उसने कितनी रचनाएं लिखी होंगी, कितना स्तर होगा, कितनी उसकी रचनाओं का क्या ऊंचा स्तर रहा होगा। वो अपने जमाने के जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनमें सुप्रीम रहे होंगे एकदम से, तभी तो उनके नाम पे उस काल को रखा गया। तो कितनी रचनाएं उन्होंने लिखी होंगी, उनके काल में जो और कवि होंगे और जो लेखक होंगे, उन्होंने जो लिखा होगा वो कितनी रचनाएं होंगी। तो आपसे जो साहित्य में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, रचनाकार और उसकी कृति यानी उसकी रचनाएं। तो कौन कौन सी रचनाएं उसने करी हैं, तो वो सारा चीज़ याद है, सबका सब फैक्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपकी चीज़ें किस तरह से जाएंगी। तो अब समस्या ये आ गई, और समस्या का समाधान क्या है? समाधान ये है कि व्याकरण तो हमने कर रखा है, जो हम कह रहे हैं, ये तो हमारे पास है, अभी तक हमने जो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि जो मैं यहाँ पे ये दे रही हूँ, इससे आपको इन 4 से 7 के बीच में अगर 5 प्रश्न मिल जाए तो बल्ले बल्ले तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ऐसा ही समझ लो, ये जो आपको दिया जा रहा है ना, इससे आपको आपकी परीक्षा में ये जो 4 से 7 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से आपको हो सकता है कि 100% मिल जाए, इसकी संभावना है पूरी पूरी। पर मान लेते हैं कभी 2 क्वेश्चन को ऐसा रख लेते हैं कि नहीं आए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले, इससे हमको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो हमारी जो संख्या है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 38 तक। और ये बताओ, आपकी परीक्षा में अगर 40 में से 38 अंक आ गए तो कोई परेशानी होगी? आपको तो परेशानी नहीं होगी, पर निधि मैडम पूछेगी 2 अंक कहाँ खत्म कर दिए, है ना, वो बात अलग है, वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 38 अंक आपके इस तरह से आ सकते हैं। तो मेरे कहने का क्या उद्देश्य है, ये कहानी बताने का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ कलेक्शन करके दिया है। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन है, इसको आप देखेंगे तो देखने के बाद आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, अरे मैम इतना याद करना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगी, उसमें भी मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगी कि जो इतना याद करना पड़ेगा, उसमें से इतना सा याद कैसे करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं, तो वो तरीका बताऊंगी बाद में। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि और कहीं ना भटके, मतलब इधर उधर इसके पीछे न भागे कि हिंदी साहित्य में क्या दिया। और ये किन परीक्षाओं की बात कर रही हूँ मैं, ये उन परीक्षाओं की बात कर रही हूँ जिनमें व्याकरण का हिस्सा सर्वाधिक होता है। जैसे हमारी यूपीएसआई हो गई या हमारी एमपीएसआई होगी। राजस्थान में ये आता ही नहीं है, राजस्थान वालों की सबसे अच्छे में उनकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनमें ये पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, तो रीट में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टेट परीक्षा है आपकी, उसमें साहित्य से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका तो एकदम ही अलग चीज़ है, पर व्याकरण लगाता है। तो हम बात करें यूपी में, यूपीएसआई, कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आने वाली जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वो लेखपाल है, वीडियो है, या पैट की परीक्षा के लिए कोई भी है, वो सब सारी चीज आपकी इसी में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। एमपीएसआई की बात करेंगे, एमपीएसआई में भी आपका रेशियो बना लो कि 40 से वो 70 क्वेश्चन हो जाता है, तो वहाँ आप मान सकते हैं 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें, और एमपीएसआई वाले छात्रों को पत्रिकाएं ज्यादा याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पत्रिकाओं से आते हैं, कौन सी पत्रिका कब प्रकाशित हुई और ये सारी चीज, तो वो लिस्ट भी आपको इसमें मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि जो इकाई 7 आपको दी गई है वो एक तरह से फैक्ट है, और फैक्ट को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। और जो आपके अंक, इसमें मैंने बताया कितने अंक आपके जो साहित्य से आएंगे, वो आपको अगर प्राप्त करने हैं तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप इसे, मुझे ये मत बोलना कि मैम इससे थोड़ा कम दे दो या वो चीज दे दो, ये तो मैंने कम से कम इसलिए बताया, साहित्य इतना बड़ा है, आप और किताबों में जाओगे और भी बड़ा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इतने में से इतना निकाल के हमने दिया है और कलेक्शन उसका किया है जो आपकी परीक्षाओं में फंस सकता है। ठीक है, आगे आने वाले समय में सोच रही हूँ 10-15 दिन बाद, या दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद की बात हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसी कोशिश करूंगी, ये मेरा प्रयास रहेगा। कितना सफल होगा इसका मुझे पता नहीं है, गारंटी नहीं है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर हो सका तो ये जो आपकी इकाई 7 है, इसमें छोटा छोटा, चाहे 10 मिनट का, चाहे 20 मिनट का हिस्सा लेकर मैं उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके आपको दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप मेरा नया चैनल ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो उस पर ले आऊंगी। कोशिश ये है कि आप लोग मतलब उसे चलते फिरते भी सुन लें, तो उससे याद रहेगा। उसमें कुछ ट्रिक भी डालेंगे कि कैसे याद करना है। पर चलो, अब ये बात आपको समझ में आ गई कि इसे हमें कितना महत्व देना है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तब हम शुरू करते हैं।
हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के मनोभाव को व्यक्त करता है और जब उसे किसी भी विधा में लिखता है तो वो हमारा काव्य यानी कविता में लिखता है तो काव्य कहलाता है। और फिर काव्य के साथ धीरे धीरे जो व्यक्ति है उसने गद्य में भी लिखना शुरू किया। तो हमने काव्य की विधाओं को देखा, अलग अलग पद काव्य को देखा और गद्य काव्य को देखा। अब ये सारी चीज तो हमने पढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ ही तो हमने ये वाली बात भी जानी कि जब इन काव्यों का संकलन हम कर लेते हैं तो वो साहित्य कहलाता है और साहित्य बन जाने के बाद वो किसी जिस भाषा का होता है तो उस भाषा का साहित्य कहलाता है। तो हम बात करेंगे आज यहाँ पे हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य का काल। अब बात तो है कि जब हिंदी साहित्य आ गया तो हिंदी साहित्य की शुरुआत कहीं से हुई होगी और उसमें किस तरह की प्रवृत्तियां धारण की उसने। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा के साहित्य को 4 कालों में बांटते हैं। ठीक है, अब इनके टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो 4 कालों में हमने बांट दिया। कौन कौन सा? आदिकाल, मेरे साथ बोलो, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब आप लोगों से बुलवाने का तरीका बुलवाना इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे लिखना तो कुछ है नहीं, नींद आनी शुरू हो जाएगी आपको, है ना। तो कहानी आप सुन लो, तो जहां मैं बोलूं मेरे साथ दोहराना है तो वहां दोहराओगे। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे काल हो गए। आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं? अब ये कई सारी आपकी परीक्षा में अलग अलग प्रश्न आ जाएगा, कैसे कैसे आएगा इस पे हम बात करेंगे। भक्ति काल का दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल और रीति काल का नाम है उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल तो आधुनिक काल ही है, इस पे कोई नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे इसके समय की। तो ध्यान देना, समय यहाँ पे दिया है 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको दूसरी किताब में यही समय मिल जाए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर इसका समय दिया है। कुछ आपको हो सकता है कि 675 ईस्वी से 1375 ईस्वी कहते हुए मिले, या ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको 625 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक कहते मिले। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आएगा कि आदिकाल का समय बताओ। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ही है या कहीं सबने अलग अलग दिया है और कोई भी साहित्य एक स्विच कर देने से नहीं स्टार्ट होता, उसका एक कम से कम 20 से 25 साल का ऐसा समय होता है जिसमें संक्रमण काल जिसको हम बोलते हैं परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए सबका अलग अलग है। अगर मान लो बाई चांस कभी आपसे पूछा गया कि समय के आधार पर, तो फिर वो ऐसे पूछा जाएगा इनका समय देकर, वो बिल्कुल अलग होगा, आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको लगभग ये याद रखना है कि लगभग 650 ईस्वी से लेकर लगभग 1350 ईस्वी तक हमारा क्या था, आदिकाल। उसके बाद शुरू होता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल में 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय हमने देखा और इसमें भक्ति काल। इसके बाद अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी ऐसी जानकारी देती हूँ, जैसे साहित्य आप में से जो लोग बिल्कुल साहित्य में जाएंगे तो अलग दुनिया बहुत एकदम। अगर मैं एक एक लाइन में अगर बात कहूँ कि कैसे बदलता है हमारा साहित्य, तो इसको आदिकाल नाम दिया गया, इसलिए कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की शुरुआत यहाँ से हुई। हमारा मानना है कि हिंदी भाषा का जो परिवर्तन शुरू हुआ, यानी हिंदी भाषा जो बदलती आई, तो 600 700 800 ईस्वी के आसपास में हमारी जो भाषा थी हिंदी अस्तित्व में आने लगी, बदल रही थी तब। तो उसी टाइम से हमने उस काल को, कि उस समय में जो रचनाकार लिख रहे थे उन रचनाओं को हमने हिंदी साहित्य काल के अंदर रखा उनको। ठीक है, तो आदिकाल का समय ऐसा था कि जो 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक का जो समय था, इसमें आप देखेंगे जब इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राजे महाराजे थे वो क्या कर रहे थे, वो सीमा विस्तार की नीति को अपना रहे थे। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर विजय हासिल करना और इस तरह से तो बहुत ज्यादा जो है युद्ध हो रहे थे इस समय में। तो जब युद्ध हो रहे थे तो इनका जो कवि था वो कवि भी क्या था, वो भी युद्ध में था। पहले सब लोग ऐसे ना जैसे आज रहते कमाने का, वो सब नहीं, कमाई करते करते वो अपनी कविताएं करते थे। तो कवि जो था वो बहुत ज्यादा युद्ध क्षेत्र में था। अब युद्ध क्षेत्र में है या कहें राजा के दरबार में था। अब राजा के दरबार में है तो क्या करेगा, राजा को खुश करने के लिए ही लिखेगा। तो अब राजा तो दिन भर रह रहा है युद्ध में, तो लिखेगा क्या, तो फिर लिखेगा वहां पर वीर। ठीक है, तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता भी पाई जाती है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है और ये चीज आप बगल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया आदिकाल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। प्रश्न आ जाता है कि कौन सा काल है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता। ठीक है, ये देख सकते हो। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से इसलिए ही जाना जाता है कि इसमें लिखी जाने वाली जो रचनाएं हैं वो वीरता से भरी हुई थी और भी अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई गई हैं कृतियां उनके आधार पर। अब बात करेंगे आदिकाल को रासो काल भी कहा गया है। तो रासो काल किसी ने इनको नाम क्यों दिया, क्योंकि उस समय जो रचनाएं लिख रही थी उनके पीछे रासो लगा दिया जाता था, जैसे पृथ्वीराज रासो ऐसे करके, तो इसलिए भी कुछ लोगों ने रासो नाम दे दिया। तो ये प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है कि रासो काल किस काल को कहा गया है, तो आदिकाल को ही कहते हैं हम। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसमें देखो कि अब जो आपको अपने स्तर पे घर पे पढ़ना है वो क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिसे याद रखेंगे। आदिकाल में हम बात करेंगे तो जैसे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का प्रश्न विवादास्पद है, ये तो हमने बात ही कर ली। अब इसमें अलग दिया हुआ है कि ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, शुक्ल जी ने आदि काल या वीरगाथा काल कहा, राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल की संज्ञा दी। ठीक है, तो ये नाम अलग अलग दिए हुए हैं, तो आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि इस व्यक्ति ने इस काल को क्या कहा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है। इसी में पॉइंट दिया आगे आदिकाल में 2 प्रकार की शैलियां मिलती हैं। तो ये जितने भी पॉइंट दिए हैं अब इनको मैं यहाँ पे आपको अगर इस तरह से पढ़ा के बताती हूँ तो समय ही जाएगा इसमें, क्योंकि ये तो आपको पढ़ना है और ऐसा है नहीं कि मैं भी यहाँ पढ़ के बता दूं तो आपको ये याद रह जाएगा। ये टोटल क्या है, फैक्ट है। ठीक है, तो आपको इसे इसलिए पढ़ना है और इसमें बाद में आ जाता है इसके नीचे इसकी रचनाएं। मैं आपको जो थोड़ी मदद करूंगी, यानी ऊपर वाले हिस्से में आ सकता है क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनने की संभावना है, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है इनकी रचना से। ठीक है, जैसे मान लो ये पूछा जाए कि गोरखनाथ की रचनाओं में या कह दिया नाथ शब्दी किसकी लिखी हुई है, तो गोरखनाथ की, इस तरह से। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे वो है चंद्रवरदाई। अब मैं जो आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप उसको रेखांकित कर सकते हो या उस पर स्टार डाल सकते हो। जिन चीजों पर मैं आपको स्टार डालने के लिए बोलूंगी वो वैसे पॉइंट होंगे कि जिन्हें आप परीक्षा से पहले रिपीट करके जाओ। ठीक है, तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसमें लिखा हुआ है शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य। देखो शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन प्रश्न 3-4 है। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया, ये पूछ सकता है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई, पूछा जा सकता है। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इस तरह से इसमें पूछा जा सकता है। तो 2-3 प्रश्न है, इसे ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बाकी सबको एक बार पढ़ना है। विद्यापति, दूसरा इंपॉर्टेंट लगाना विद्यापति। विद्यापति का पूछ लिया जाता है पदावली। ठीक है, अब जैसे ये इनकी लिखी हुई है, मैथिली में लिखी हुई है, लिखनावली जो लिखी है वो संस्कृत में लिखी हुई है। ठीक है, परमाल रासो, एक इसको रेखांकित कर लीजिए, जगनिक की परमाल रासो, ये पूछ ली जाती है। अब आप इसमें देखेंगे जैसे लिखिए हमीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, ये सब की क्या रासो रासो के नाम से लिखा, इसलिए भी रासो काल इसको कहा गया। ठीक है, यहाँ से हमारा आदिकाल समाप्त होता है। तो फिर धीरे धीरे हमारा आता है भक्ति काल। अब भक्ति काल में परिवर्तन हुआ।
यानी लड़ाई भिड़ाई से आप ये कह सकते हैं कि कवि अब लड़ाई भिड़ाई से बोर हो चुका था, कितना तलवारबाजी और कितना विभत्स और कितना वीर रस लिखेगा। तो अब जब लड़ाई उठाई होती है तो उसके बाद क्या चाहिए? शांति। तो कवि जो है वो अपने आप ही किधर चला गया? शांति की ओर। और शांति यानी भक्ति काल में हमारी दो धाराएं निकल के आई, एक सगुण काव्य धारा और दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में दो धाराएं निकली, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। सगुण काव्य धारा का मतलब क्या है? जो कवि साकार ईश्वर की वंदना करते थे, यानी साकार ईश्वर के बारे में लिखते थे, तो वो सगुण काव्य धारा हो गई। और जो कवि निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में बात करते थे, वो निर्गुण काव्य धारा के हो गए। साकार में जो कवि काव्य धारा थी, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की तरफ आ गए, और जिन्होंने राम की भक्ति की वो राम भक्ति काव्य धारा के नजदीक आ गए। ठीक है, अब निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में बढ़ गया, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। अब इसमें हम कह सकते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के अंदर वे कवि थे जो उपदेश लिखते थे, मतलब कोई भी आपने समाज में कोई भी बात देखी और उस बात पे कटाक्ष कर दिया, या मानव समाज को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपनी कोई बात कही, जैसे कबीरदास जी हैं, कहते हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो उन्होंने इस पे कटाक्ष कर दी। ठीक है, या बकरी खाती पात है ताको ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। अब क्या उन्होंने बात कही कि बकरी तो पत्ते खाती है तब उसकी खाल उतारी जाती है, और जो नर बकरी खाते हैं उनके साथ क्या होने वाला है उन्हें सोच लेना कि उनके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी एक कटाक्ष किया उन्होंने, समाज पे के लोगों को समझना है। जैसे तो हम इसे कह सकते हैं कि इस दोहे से पता चलता है कि वो नॉनवेज खाने के खिलाफ थे। तो ऐसे ही बहुत सारे वो बातें लिखते थे। तो इसमें आएंगे उपदेश वाली चीजें। फिर उन्होंने गुरु के प्रति गुरु के ज्ञान दिया, वो ज्ञानाश्रयी के अंदर आ जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा की बात हम करें तो इसमें जो कवि था वो आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम की बात कर रहा था, कि वो कर रहा था कि या तो परमात्मा को उसने प्रेमी मान लिया और आत्मा को प्रेमी का मान लिया, या फिर आत्मा को प्रेमी मान लिया और परमात्मा को प्रेमी का मान लिया, इस तरह से। तो वो अपने काव्य को ऐसे व्यक्त कर रहा था। और आपने देखा होगा आजकल जो सूफी काव्य होता है वो क्या होता है, वो ईश्वर से प्रेम की बात करता है, और ईश्वर भी कौन सा? निराकार, उसे पता नहीं है उसका क्या आकार है। तो सूफी काव्य धारा वही होती है। अब धीरे धीरे ये हमारी भक्ति काव्य धारा में आते हैं। तो आपकी नोटबुक में देखो आगे दिया हुआ है। इसके बाद भक्ति काव्य धारा में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण काल। प्रश्न आ जाएगा कि स्वर्ण काल किस काल को कहा गया है। चारों काव्य धारा के बारे में यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। संत काव्य धारा के अंदर जो कवि थे, मुख्य कवि, वो यहाँ दिए गए। जैसे संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीरदास जी को माना जाता है। दूसरे पॉइंट में दिए प्रेमाख्या काव्य धारा, मतलब यानी सूफी काव्य धारा, जिसे हमें प्रेमा सही कही है, उसके प्रतिनिधि कवि जयसी जी माने जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने विष्णु के अवतार कृष्ण के रूप में पूजे उन्हें कृष्ण काव्य धारा के रूप में माना गया, और इनके प्रतिनिधि कवि जो है वो सूरदास जी आते हैं। अब ये प्रश्न बन सकते हैं सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं, इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार राम को अपना प्रभु माना या उनकी भक्ति की, तो वे आते हैं राम भक्ति काव्य धारा में, और इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो कबीरदास जी कर लीजिए। बीजक इनका आता है, बीजक में रमैनी, सबद और साखी, ये तीन आते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं के अंदर। इसके बाद इन सबको एक बार पढ़िएगा जरूर, याद रखेना। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है कुतुबन मृगावती में आता है। ठीक है, उसके बाद जयसी, उस्मान का भी चित्रावली भी आप याद कर लीजिएगा। जयसी का पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से नूर मोहम्मद का इंद्रावती भी पूछा गया है। रूप मंजरी नंददास की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको जो मैं नाम ले रही हूँ यहाँ पे, इनको अंडरलाइन करके इन्हें तो जब रिवीजन करोगे तो याद रखना। ठीक है, बाकी सबको पढ़ना जरूर, ये नहीं कभी सोच लोगे नहीं। और हाँ, एक बात और है, ये पढ़ना कैसे है आपको कि नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। ये नहीं बताना कि इंद्रावती को खोजो और पूरी कहानी पढ़ोगे इंद्रावती की, क्योंकि ऐसा एक स्टूडेंट ने क्या दिया था, मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी लास्ट बैच में, तो समझा रही थी कि इनका ये भी पढ़ लेना एक बार, इनका ये भी पढ़ लेना एक बार। अब बीच में कोई ऐसी चीज आ गई तो मैंने कहानी बता दी कि इसकी ऐसी कहानी है, अगर आप लोग अपने स्तर पर कभी काव्य को पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अब छात्र के दिमाग में ये बैठ गया कि ये सारी कहानियां पढ़नी पड़ेंगी, कहानियां नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है कि ये एक कवि है और इस कवि की ये रचना है। ठीक है, ये याद रखना है, पता चला कि कहानियों के पीछे पागल हो जाओ। पद्मावत में क्या कहानी है ये पढ़ना है तुमको, तो फिर जाके अपने आप पढ़ो, ये हम यहाँ नहीं बताएंगे। सारी पॉइंट का अगर बताने लगे तो हमारे तो जो टाइम है उसकी बैंड बच जाएगी। ठीक है, चलो देखो, इसके बाद कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रमर गीत बहुत बार पूछा जाता है। मीराबाई की नरसी की मायारा, और इनमें है गीत गोविंद टीका, ये याद रख लेना। ये टीका जिसमें लगा है गीत गोविंद के साथ टीका, वो मीराबाई का है, परीक्षा में पूछा गया था। इसमें तुलसीदास का, बाकी रामचरितमानस आप लोग सभी जानते हैं। गीतावली, रामचरितमानस तो पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि इसको तो हर कोई जानता है। जो पूछा जाता है वो अक्सर ये पूछा जाता है कृष्ण गीतावली। अब ऑप्शन में लिखा रहेगा कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, आपको ऑप्शन में सबसे पहले सूरदास जी दिए रहेंगे और दूसरे नंबर पर तुलसीदास जी। आप लोग जानते ही हो कि तुलसीदास जी तो राम भक्त हैं, तो सूरदास जी लगा के चले आओगे, गलती मत करना। कृष्ण गीतावली सूरदास जी की नहीं है। सूरदास जी की जितनी भी आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी उनमें सूर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कृष्ण गीतावली किसकी है, तुलसीदास की, और बहुत ज्यादा आती है, पूछ ली जाती है, याद रखना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है इसमें वो है अष्टछाप कवि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अष्टछाप कवि वल्लभाचार्य के शिष्य 4 शिष्य, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और विठलनाथ के शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ठीक है, ये सब 8 कवि हैं जो कृष्ण भक्ति के काव्य करते थे, और कृष्ण भक्ति के काव्य करने वाले 8 जनों को अष्टछाप कवि कहा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। पहले 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और दूसरे 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ, तो इनको याद रख लेना। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कवि विठलनाथ का भक्त शिष्य नहीं है या उनका शिष्य है, इस तरह से करके पूछ सकता है, तो चारों नाम को याद रखना। अब इसके बाद बात करेंगे हम उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की। रीतिकाल जो 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक था। हमेशा याद रखिएगा जो आपका लेखन होता है, काव्य होता है, उस काव्य पर समाज की परिस्थितियों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आपका समाज बदलता है, जैसे जैसे आपकी आसपास की चीजें बदलती हैं, वैसे वैसे आपका काव्य भी बदलता जाता है। इतने साल हो गए, 300 साल तक हम भक्ति में लगे रहे, और जिस समय हम भक्ति में लग गए तो भक्ति में लग गए हम थोड़े दयालु से हो गए थे, तो मुगलों को मौका मिल गया आने का हमारे देश में। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं एक कहानी बना रही हूँ, जोड़ रही हूँ। कभी ऐसे ना अल्प बुद्धि से आप ये लगा लो अच्छा इसलिए आगे थे मुगल और ये चीज, ये परिस्थितियां दिखा
रही हूँ, हर चीज़ अलग है। आपका इतिहास जैसे आप पढ़ेंगे इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि हम देखेंगे इसी काल में हमारे देश में मुगल काल आने शुरू हो गए, या मतलब मुगल काल ये हो गया देश में शुरू। मुगलों के काल में क्या परिवर्तन आया, बदलाव जो आएगा समाज में वो होगा। मुगलों के काल में परिवर्तन ये आया कि जो राजे महाराजे थे वो 9 रत्न, 7 रत्न, 5 रत्न, 11 रत्न ऐसे करके लोगों को अपने दरबार में रखने लगे। अब इन रत्नों का मतलब हीरे जवाहरात नहीं था, इन रत्नों का मतलब था कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम कर रहा हो, जैसे एक बहुत अच्छा कवि हो सकता है, बहुत अच्छा वैद्य हो सकता है, बहुत अच्छा वैज्ञानिक हो सकता है। तो इस तरह से वो, अब जैसे आजकल आपको पता है हर चीज़ चलती रहती है, सब कहीं पे चिकित्सा के लिए कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कहीं पे बाहर यानी पृथ्वी से बाहर जाने के लिए, मंगल ग्रह पे जाने के लिए, चांद पे जाने के लिए, इस तरह के हम प्रैक्टिकल करें तो हमेशा से होता रहा है। कोई बहुत ही जब बड़ा मूर्तिकार है तो उसको रख लिया। तो ऐसे जो फेमस लोग हुआ करते थे तो राजा अपने दरबार में उनको सैलरी की तरह से या कुछ देंगे इस तरह से रख लेते थे, वो दरबार के लिए काम करने लग जाता था वो व्यक्ति। तो वैसे ही रत्न जब आने लगी तो ऐसे ही इन रत्नों में एक कवि भी हो गया, कवि भी आने लगा। अब उस कवि का क्या काम है, उस कवि का काम है राजा और दरबारियों को हंसाना, उनका मनोरंजन करना। अब उनके पास आजकल की तरह रील्स तो थी नहीं कि वो रील्स राजा जो है रील्स बना बना के और उन्हें देख के ऐसे मनोरंजन कर ले। उनके पास कुछ था नहीं, यूट्यूब नहीं था कि वो मूवी देख लें और ये सारी चीज़ देख लें। तो उनके पास मनोरंजन का साधन क्या था, उनके पास मनोरंजन का साधन था काव्य, जो कवि कविता करेगा। और जो कवि जितनी ज्यादा आनंददायक कविता करेगा उतना ही ज्यादा उसको फेम मिलेगा या राजा से वाहवाही मिलेगी। और हो सकता है कि राजा खुश हो गया तो एक आध गाँव दान में दे दे, या अपने गले का सोने का हार, मणियों का हार उतार के फेंक दे, खुश कर दिया, आनंद आ गया। तो अब जब ऐसी स्थिति थी, राजा को खुश करना था, दरबार को खुश करना था, मारूंगी ना खींच के बहुत ज्यादा, समझने में दिमाग मतलब उल्टी चीजें ही बनाना है। तुम्हें मतलब बहस है क्या, क्लास का अंत होने जा रहा है, हद है यार। एक सेकंड में ना बेड बजा देते हो तुम। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको, मुझे पता है कि हाँ मैं नहीं लिखवा रही हूँ, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, नींद आनी शुरू हो जाएगी। मैं उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को ना बहुत ज्यादा पढ़ाई से, चलो छोड़ो हटाओ, आगे देखो। रीतिकाल में ये पॉइंट दिया है, रीतिकाल का अलग अलग नाम दिया गया, श्रृंगार काल भी इसको कहा गया है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद इसमें देखना है रीतिकाल को 3 वर्गों में बांटा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो कवि याद रखने हैं, बिहारी से आते हैं, बिहारी सतसई, इसे याद रखना है आपको। घनाने यहाँ पर दिए हुए हैं, सुजान हित, इसे याद रखिएगा। इसके बाद शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल भूषण का है ये, इसे पॉइंट को याद रख लीजिएगा। रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है, जिसे 1850 ईस्वी से लेकर अब तक का माना जाता है। रीतिकाल में आधुनिक काल में सबसे पहला काल, यानी आधुनिक काल की हम ये बात करें कि इससे पहले जो हमारे काल हुए हैं उनकी रचनाएं, उनकी जो कृतियां, वही जो हमारे पास उपस्थित हैं, जो हैं सिर्फ सुनने में नहीं, जो एक किसी भी किताब के रूप में या किसी भी हमें प्रेजेंट में कहीं साक्षात रूप से उपस्थित है, उन्हीं का जिक्र यहाँ पर किया जाता है। तो काव्य जो है थोड़ा रह जाता है। लेकिन आधुनिक काल में तो फिर एक समय के बाद जो आने लगा तो हमने उसका संग्रह करना शुरू कर दिया, संग्रह करना शुरू कर दिया तो बहुत बड़ा हो गया और ये हमारे नजदीक का है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ पाते हैं। आधुनिक काल में हम बात करते हैं सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो काल 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना जाता है, कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। आप जानते ही हैं ये वो समय था जिस समय अंग्रेज हमारे देश में थे, यानी जो हमारा दरबारी कवि है वो दरबार से निकलकर कहाँ आ गया है, समाज में आ गया है। पहले वो राजा को खुश करने के लिए काव्य करता था, तो वहां पर राजा को खुश करने का उद्देश्य है तो वो कुछ भी लिखेगा, कुछ भी लिखेगा मतलब तो कुछ भी लिखेगा। इसीलिए रीतिकाल का जो काव्य है वो अश्लील काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा अश्लील काव्य किस काल में लिखा गया, तो वो रीतिकाल। रीतिकाल में जब इस तरह का काव्य लिखा गया, आप जानते हैं ये वो दौर था जब कंपनी राजाओं को अपने कंट्रोल में ले रही थी और राजाओं को पेंशन पर रख दे रही थी। जब राजा ही पेंशन पर रखा जाएगा तो वो रत्न क्या रखेगा, और इस तरह से धीरे धीरे जो कवि था वो दरबार से बाहर आ गया। यानी अब जो कवि लिख रहा है वो खुले मन से लिख रहा है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, वो समाज में जो देख रहा है वो लिख रहा है, समाज में उसको कुरीतियां दिखने लगी हैं, समाज में उसे जो गुलामी हो रही है उस गुलामी वो दिखने लगी है तो लिखने लगा है। तो अब जो कवि है वो इस तरह से लिखा, यानी किस तरीके से भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया जाता है। इन्हें नवजागरण भी कहा जाता है कि हिंदी का नवजागरण। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग में अलग अलग प्रवृत्तियां थी। प्रवृत्तियां कैसी, किस तरह का काव्य लिखा जा रहा था? नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, रीति निरूपण और समस्या पूर्ति, यानी अलग अलग टॉपिक थे। ऐसा नहीं था कि केवल श्रृंगार था, अलग अलग टॉपिक दिए हुए थे, उसमें लिखा गया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई। कहने का मतलब है अब कवि ने उन चीजों पर लिखना शुरू कर दिया जो हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे इसलिए आता है, ये जो पॉइंट आपके दिए हुए हैं इन पॉइंटों को आपको एक एक करके पढ़ना है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। इसी तरह से अब जैसे नीचे दिया है कि भारतेंदु युग के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, तो उनके नाम दिए हैं, उन्हें पढ़ लेना है। भारतेंदु युग के बाद द्वितीय युग आता है जो 1900 से 1920 के बीच का माना जाता है। द्वितीय युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, रेखांकित कर लीजिए, ये कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक कवि में आते हैं, तो उसके उनके नाम से उनका नाम भी द्विवेदी है, तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये द्वितीय युग जो नाम पड़ा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है, ठीक है, इनके काव्य पर। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया है, तो प्रश्न बन सकता है कि जागरण सुधार काल किसको कहा गया? नवजागरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया और जागरण सुधार काल हो गया द्वितीय युग। ठीक है, इसमें जो कवि हैं उनके बारे में दिया गया है। छायावाद युग में, छायावाद युग को दिया गया, इसमें 4 कवियों के बारे में विशेष बात होती है। छायावाद के 4 स्तंभ कवि की बात होती है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। और महादेवी कहें कि यहाँ पर महादेवी ने पहले लिखना शुरू किया। अभी तक मतलब बात करें, अभी तक हम जितने भी कवि या लेखक की बात करें अभी तक पुरुष ही लिख रहे हैं। अब महादेवी ने लिखना, यानी महादेवी की कविताएं काफी बाहर आई और उन्होंने लिखना शुरू किया, यानी महिला जो कवि है, कवित्री है, वो यहाँ पे उन्होंने अपना एक स्थान बनाया छायावाद में आकर, तो ये भी अपने आप में विशेष है। तो इसलिए महादेवी वर्मा की जो कृतियां हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे पूछा जाता है, बार बार आता रहता है। ठीक है, इसके बाद छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग का मतलब होता है छायावाद के बाद का काल, जिसमें काल हमारा परिवर्तित होता रहा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। अब इनके समय की बात करें तो इनका समय 8 से 10 साल के बीच का ही माना गया है। तो ये ध्यान रखिए कि जो कभी आपको प्रगतिवाद में लिखता हुआ मिलेगा वो आपको प्रयोगवाद में भी मिल सकता है और वो आपको नई कविता में भी मिल सकता है, क्योंकि 10 साल का समय ऐसे कहते हैं कि किसी कवि या लेखक का जो लिखने का समय होता है वो 40 से 50 साल का होता है। मतलब वो 20 साल की उम्र से लिखना शुरू करेगा तो ज्यादा ज्यादा 70-80 साल तक जैसे जीना होता है उतने से लेकर चलता है। तो हम मान के चलते हैं कि 40 से 50 साल की उसकी उम्र होती है उसके हिसाब से लेखन की। तो उस लेखन में तो ऐसे ही अब यहाँ पर ये तो 10-10 साल पे बदल रहा है काल, तो जो कभी आपको मिलेगा प्रगतिवाद में वो आपको प्रयोगवाद में भी लिखता हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसके लेखन में परिवर्तन आ जाएगा।
जैसे युग बदल रहा है उस हिसाब से। तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविताएं, ये उस समय का दौर है जिस समय आपका छंद परिवर्तित हुआ। आपने पढ़ा था छंद में, एक छंद आपको देखने को मिला मुक्तक छंद, ठीक है, मुक्तक छंद आपको देखने को मिला। तो वो जो मुक्तक छंद अस्तित्व में आया वो यही समय था जिस समय कविताओं में प्रयोग हो रहे थे, लोग प्रयोग कर रहे थे कि इस तरह की चीजें पसंद आती हैं जनता को या नहीं आती हैं। तो ये वही समय है। इसमें जो छोटी छोटी चीजें दी है, जैसे दिया है अज्ञे को नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई कविताओं का भारतेंदु किसको कहा गया है, तो अज्ञे जी को कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये तो एक वो छोटी सी हमने एक समरी ली कि जहां से प्रश्न पूछे हैं डायरेक्ट, तो वो समरी हमने ले ली है, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय काल के बारे में, सॉरी रचना काल के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सीजी में या डीजी में पूछना चाह रहा, क्या पूछना है? हिंदी का मात्र 10 प्रश्न ही आता है, ये कौन सा पेपर है? सीजी कोई है पेपर का? जीडी में 10 क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं हिंदी के। तो जो भी है, तो जिसमें भी अगर 10 प्रश्न जिसमें आ रहे हैं, देखो ध्यान रखो, जिसमें 15 प्रश्न 10 प्रश्न या 20 प्रश्न आते हैं उसमें साहित्य से नहीं आता है, ठीक है। उसमें आता है पार्ट 1, मतलब वर्णमाला से लेकर समास तक, और पार्ट 2 में आ जाता है पद के भेद में संज्ञा से लेकर वाक्य शुद्धिकरण तक। बीटीसी में कितने क्वेश्चन आते हैं? बीटीसी में हिंदी से क्या पूछता है बच्चा? देखो आप सिलेबस देखो आप, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। बीटीसी का मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, तो आप खुद देखो उसको और उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। मैम टीचर वाले में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता बेटा। हिंदी साहित्य पूरा एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें तो पूछा ही जाएगा, वो तो पूरा है ही। ये तो हम अलग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखो, हिंदी साहित्य जो मैं पढ़ा रही हूँ ये टीचर वाली परीक्षाओं के लिए नहीं है, ये वाला। इससे भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो वो आपको अपने स्तर पर करना होगा, क्योंकि उसकी क्लास में जब लूंगी जो नेट जेआरएफ वाली आपकी परीक्षा आती है, तो उसका हिंदी साहित्य हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से चलेंगे, वो क्लास इसमें है ही नहीं वो, ठीक है। तो उसका समय भी अलग होगा, क्लासेस भी अलग होंगी। छत्तीसगढ़ व्यापम में हिंदी का मात्र 10 प्रश्न ही आता है। देखो जिसमें 10 प्रश्न मैंने बता दिया, 10, 15, 20 इतनी संख्या जिसमें है, तो उसमें केवल व्याकरण आएगा, साहित्य नहीं आएगा। अब ध्यान दो, यूपी में यूपीएसआई का जो पेपर हुआ, तो उसमें लास्ट आपकी परीक्षा में प्रश्न आ गया था महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने उनको निकाल के रखा। ये पॉइंट ये इस तरह से जैसे दिया है, ये आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसको चेंज इस तरह से किया है कि जैसे मान लो एक रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मुख्य कृतियां हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, उनको एक जगह उठा के रख दिया। अब आपको क्या करना है, उनको ऐसे याद रखना है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं क्या हैं। कविताएं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद। अब देखो जैसे यहाँ पे गीत गोविंद शब्द है, अभी आपने गीत गोविंद पहले किसका देखा था? मीराबाई का गीत गोविंद टीका। अब यहाँ पे लिख लो, नहीं तो फिर बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। आपकी परीक्षा में आता है ये गीत गोविंद, ये किसका हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और यहाँ पे लिखो गीत गोविंद टीका, ठीक है, गीत गोविंद टीका मीराबाई, इसमें ऐसे करके मीराबाई। ये परीक्षा में 2-3 बार आया है। तो गीत गोविंद जब केवल लिखा होगा तो वो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। और गीत गोविंद टीका जब लिखा हुआ है वो है मीराबाई का, इसमें याद रखना है आपको। और ये प्रेम फुलवारी, विनय प्रेम, जो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी कविताओं को आप देखेंगे तो प्रेम शब्द आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे प्रेम शब्द मिल जाए तो अगर ऑप्शन में हरिश्चंद्र जी हो तो लगा देना, अंदाजा ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने उपन्यास लिखा, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, कहानियां हैं अद्भुत, अपूर्व सपना। इनका जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, जो इंपॉर्टेंट है। ये तो गीत गोविंद तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, और ये प्रेम वाले जितने भी शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके। भारत दुर्दशा इनका नाटक, ठीक है, मुद्रा राक्षस इनका नाटक, इसके बाद अंधेर नगरी इनका नाटक, ये तो शायद मेरे ख्याल से एक अंक ही है अंधेर नगरी, और सत्य हरिश्चंद्र, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है आपको। सरयू पार की यात्रा, ये भी आ जाती है इनकी यात्रा वृत्तांत के अंदर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इनकी यहाँ पर जो दिया हुआ है थोड़ा सा रचनाकार, इनकी जीवनी, इनको पढ़ लेना, जन्म कहाँ हुआ, मरण कहाँ हुआ, ये सारी चीजें इन्हें याद रख लेना। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है। दद्दा के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। इनकी रचनाओं में कौन सा आता है इंपॉर्टेंट? जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, रेखांकित कर लीजिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विष्णुप्रिया, किसका है विष्णुप्रिया? इनका ही ना, आया है, पूछा गया है, लगा लो। महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्या लेखक भी हैं और कवि भी हैं। जब ये कविता करते हैं तो कवि कहलाएंगे, और जब ये गद्य लिखते हैं तो लेखक कहलाएंगे, ठीक है, इनकी रचनाओं के अंदर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे, इनकी रचनाओं में देखेंगे काव्य मंजूषा, उसके बाद निबंध में आ जाते हैं कविता और कवि और कविता, ये निबंध इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलोचनाएं, जीवनी, एक बार पढ़ लेना सबको। उसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ना जो दिया हुआ है, इनमें इनकी रचनाएं एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाम के आगे स्टार लगा लो। हरिओद जी का पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न आ सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है। और प्रिय प्रवास इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। वैदेही वनवास इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। और बाकी सबको पढ़ना ही है। जो मैं आपको निशान लगवा रही हूँ ये आपके जवान पे होना चाहिए, बाकी सब चीज़ तो ऐसा नहीं है कि और याद नहीं करने हैं, ठीक है, पढ़ने तो सबको है, ठीक है। और ये ऐसे हैं, बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं और आए हुए प्रश्न की संभावना होती है। जयशंकर प्रसाद की बात करें, कविताओं में आ जाएंगी इनकी उर्वशी, जयशंकर प्रसाद की कविता में उर्वशी। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, इरावती अधूरा उपन्यास रह गया, पूछ लिया जाता है इनका अधूरा उपन्यास कौन सा था। कहानियां इंपॉर्टेंट है इनकी, आकाशदीप, पुरस्कार, इंद्रजाल, आंधी, ग्राम, छाया, ये यहाँ तक, छाया तक इंपॉर्टेंट लगा लो, कहानी बहुत अच्छी है। आकाशदीप, पुरस्कार। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानियों में प्रेम भी होता है और देश प्रेम भी होता है। लास्ट में वो देश प्रेम को विजय करा देते हैं, प्रेम को बलिदान करा देते हैं। इनकी कहानी और इन सारी चीजों में देखेंगे तो अलग अलग इसी तरह से लगभग एक जैसी कहानी है दोनों। नाटक में जो इनके लिए इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजात शत्रु, ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इंपॉर्टेंट है इनके नाटक जो परीक्षा में आएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निराला जी की कविताओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट सरोज स्मृति, सबसे पहले जो दी हुई है। सरोज स्मृति को रेखांकित करके लिख लो, पुत्री की याद में लिखी गई। प्रश्न आ जाता है कि इन्होंने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी थी? सरोज स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था, मृत्यु हो गई थी उसकी डेथ हो जाने के बाद उन्होंने लिखा सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, इंपॉर्टेंट है दोनों,
ठीक है। अनामिका, गीतिका, उपन्यास में अप्सरा और बाकी सब इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रख लेना। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। ये पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था, ठीक है, आया था परीक्षा में। इसके बाद इनकी कविताओं में जो इंपॉर्टेंट है, निहार, रश्मि, नीरजा व संध्या गीत, सभी का संकलन यामा नाम से है। यामा इन्होंने संकलन किया था गीतों का, इसमें आता है, ठीक है। वर्तनी गलत लिखी हुई है। श्रृंखला, ठीक है, तो श्रृंखला नहीं होगा, ठीक है। अतीत के चलचित्र इनके स्मरण में आता है, स्मृति की रेखाएं आ जाता है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, कविताएं हैं इनकी कला और बूढ़ा चांद, वीणा, युगांत, ठीक है, कविता इनकी इंपॉर्टेंट है सुमित्रानंदन पंत की। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की कविता में है हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा, आज भी लोग वीर रस में इसको पढ़ते हैं। मैम आपकी सभी किताब कहाँ पर मिलेंगी बेटा, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इतिहास के आंसू, ये भी याद रख लेना। अगेजी, अगेजी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद इनका खुद का नाम था, हीरानंद इनके पिताजी का नाम था, वात्स्यायन इनका टाइटल था, ठीक है। और अज्ञेय इन्होंने अपने आप लगाया था कि अज्ञेय का मतलब जिसे कुछ ना पता हो, तो उन्होंने अपने आप को कहा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये कहे आपसे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, तो समझ लेना उससे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई भी, क्योंकि उसे इतना ज्ञान हो गया कि मुझे कुछ नहीं पता, तो उसे सब कुछ ज्ञान है। और जो कहे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, समझ लेना उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है, ठीक है। तो अज्ञेय जी, अब इन्होंने अपनी कविताओं को अज्ञेय के नाम से ही लिखा कि मैं तो कुछ नहीं जानने वाला, लेकिन बहुत बेहतरीन कविताएं इन्होंने की। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आंगन के पार, और कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब याद रख लीजिए कि जिस रचना को पुरस्कार दिया गया हो तो वो रचना तो इंपॉर्टेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो वो आ गई असाध्य वीणा, असाध्य वीणा इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कविताओं में से है। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। इसके बाद बाकी सारी रचनाओं को एक बार याद कर लेना, आती हैं, पूछी जाती हैं, इनकी काफी सारी रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद, कहानी के सम्राट, कहानी का सम्राट किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को। इनकी रचनाओं में उपन्यास है इनके प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, जो अपूर्ण रह गया था। तो पूछा जाता है कि ये लिख रहे थे मंगलसूत्र और वो अधूरा रह गया था, और मंगलसूत्र को पूरा इनके बेटे ने किया था, ठीक है। ये पूछा जाता है, इनका अधूरा इनका उपन्यास मंगलसूत्र रह गया। हाँ शायद आते होंगे। प्रश्न तो आपका ये बनता है कि मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, ठीक है। गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, जिसके बारे में कई सारे प्रश्न बन जाते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में सारी कुरीतियों को एक साथ उठाया है, और वो है गोदान। गोदान में इन्होंने सारी कुरीतियों, बाल विवाह पर, बेमेल विवाह पर, विधवा विवाह के लिए, और जो जमींदारी थी, ठीक है, और किसान के साथ जो जिस तरह की दुर्दशा हो रही थी, सारी जितनी भी बुराइयां थी सबको एक साथ अगर कहीं पे इन्होंने पिरोया है तो वो गोदान है इनका। कहानियां इनकी बूढ़ी काकी, ईदगाह, ईदगाह बहुत अच्छी कहानियों में से एक है। बूढ़ी काकी, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपसे ये कहा जाए कि इसको छोड़ देना, सारी याद करनी है जो यहाँ पे दी हुई है, मतलब सबको याद रखना है, कोई सी भी पूछी जा सकती है। पूस की रात भी मुख्य है, शतरंज के खिलाड़ी भी, कफन भी है। आपने पढ़ी है शतरंज के खिलाड़ी कहानी? कभी नहीं पढ़ी, में से कोई कहानी पढ़ी है? अच्छा, इनके टाइटल सुन के ऐसा नहीं लगता कि पढ़ना चाहिए? हाँ पढ़नी चाहिए, वो यही पढ़ेगा क्या? आषाढ़ की रात नहीं, वो ये नहीं है, वो अलग है, नाटक है। हाँ हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ा। ये जो मुंशी प्रेमचंद की अलग आती रहती है। शतरंज के खिलाड़ी बहुत अच्छी है, एक तरह से व्यंग्य कहानी है, आप देखेंगे तो। इसमें आप देखेंगे कफन, कफन तो एकदम कहते हैं ना रूह हिला देने वाली कहानी है कि घर में लाश पड़ी हुई है और उसको जलाने के लिए चंदा मांगा जा रहा है, और चंदा मांग कर कफन लेने गए बाप बेटा, और घर में बहू की लाश पड़ी है, और वहाँ जाके दारू और खाना खा लेते हैं उन पैसों से जो मिला है, और बाद में फिर कहते हैं अरे वो मर गई, उसके मरने से ही पैसा आया, तो देखो हमको पेट भर भोजन मिल गया, उसको दुआ कर भगवान से कि उसे स्वर्ग मिले, लोग जला देंगे। फिर बाद में कहते हैं कैसा उसका बदनसीब था कि उसे लास्ट में कफन भी नहीं मिला। मतलब अजीब कहानी, आप देखेंगे, आप पढ़िए इस कहानी को, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी कहानियां पड़ी हुई होती है, तो वहाँ पर भी। पर यही है ना, ये आपको पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है। ये सोच सकता है कि कोई मर गया तो यार उसको कफन तो देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बताया गरीबी कितनी बुरी होती है, मतलब भूख, भूख कोई तो दिखाया क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से खाना खाया ही नहीं है, खाना नहीं खाया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अब कफन के लिए अगर पैसा जुटा लोगों से कहकर, तो उन्होंने लगा पेट में तो चूहे कूद रहे, तो पहले खाना ही देते हैं, तो फिर खाना ना देते, तो वहीं पे आप देखेंगे बहुत जबरदस्त कहानी है। मोहन राकेश, मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानियों में आता है एक और जिंदगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहानी पूछा जाता है। और नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जो आप पूछ रहे थे, मोहन राकेश का है, ठीक है। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, इंपॉर्टेंट नाटक में आता है। आषाढ़ का एक दिन इनका तो उसमें भी आता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। जैनेन्द्र कुमार की रचनाओं में आपको याद रखना है, इसमें अपना अपना भाग्य, बहुत अच्छी कहानी है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, आती है ये। इसमें ध्रुव यात्रा और पाजेब, जो कहते हैं हमने तो पढ़ी नहीं थी, वो स्कूल में कहाँ पढ़ते थे, कहीं और पढ़ते थे, ठीक है। 9th 10th 8th 11th 12th इन सब में साहित्य तो पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, उन्हीं में आती हैं ये कहानियाँ, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पाजेब एक कॉमेडी कहानी है, व्यंग्य है, ठीक है। दुष्यंत कुमार, साये में धूप, सूर्य का स्वागत, अच्छा है। दोहरी जिंदगी उपन्यास है और नाटक है, और मसीहा मर गया, ये पूछा गया है कई बार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं में आता है खुंटी पर टंगे लोग, ये पढ़ना है मुझे, कविता मैंने ये नहीं पढ़ी है। और एक देखो नाम देखो, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कविताएं उपन्यास में है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, अंधेरे पर अंधेरा, ठीक है, ठीक है। इन सबको एक एक बार पढ़ना, आते हैं इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु का पूरा नाम क्या है, ठीक है, पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है। मैला आंचल इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है, ठीक है। तीसरी कसम कहानियों में आ जाता है इनका, बाकी सबको एक बार पढ़ लेना। कितनी चौराहे भी इंपॉर्टेंट है इनकी कहानी उपन्यास में। हरिवंश राय बच्चन, अब हरिवंश राय बच्चन में भी बच्चन टाइटल नहीं है इनका, बचपन में इनको बच्चन कहते थे, बच्चन का अर्थ होता है बालक,
ठीक है। तो इन्होंने अपना नाम बच्चन ही रख लिया और एक तरह से एक नई वंशावली चल गई कि सब बच्चन हैं, सब अपने नाम के पीछे बच्चन लगाते हैं, ठीक है। इनके बच्चे भी लगाते हैं और ये बच्चन भैया जो अमिताभ बच्चन है उनके पिताजी हैं ये। इन्होंने कविता लिखी है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है। तो इनकी कविताएं अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मधु शब्द का प्रयोग किया है। मधु का मतलब यहाँ पर है शराब। इन्होंने अक्सर जो कविताएं लिखी हैं वो शराब पर लिखी है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, मंदिर मस्जिद वैर कराते प्रेम बढ़ाती मधुशाला, है ना। कि मंदिर मस्जिद क्या है, मंदिर मस्जिद के नाम पे मारकाट मच जाएगी और जहाँ पे मधुशाला में बैठे होंगे वहाँ कोई पूछता है कि भाई तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, नहीं। वहाँ कोई आता है, अगर मान लो आ गया पीने के लिए, कोई पी रहा है, भाई मेरे पास पैसे नहीं, अरे बैठ ना आनंद ले तो वहाँ पर बहुत अच्छी है इनकी मधुशाला जो इन्होंने लिखी है। इसमें एक बात सही कही है वैसे, सच देखा, सच पूछे तो मानव जाति पर बहुत बड़ा कटाक्ष है कि ये चीज़ कहा है कि जिस तरह से आपके बीच में एक मधुशाला है, क्या आप ऐसे नहीं रह सकते जैसे उसके साथ रहते हैं। मधुशाला के नाम पर तो आपका ना तो जाति रहती है, ना धर्म रहता है, ना कुछ चीज़ रहती है और बाकी चीज़ों पर मार्केट में चाहते हैं। तो अच्छी बात है इन्होंने कही है। एक क्या भूलूं क्या याद करूँ, इनकी आत्मकथा है नीड़ का निर्माण, फिर आत्मकथा है धर्मवीर भारती। अब देखो यहाँ तक तो हमने थोड़ी सी इसकी व्याख्या लिखी है इनके नाम की, हाँ अलग अलग है, ठीक है। धर्मवीर भारती की रचनाओं में आता है अंधा युग, ये आप देख सकते हैं। गुल की बन्नो एक कहानी है और गुनाहों का देवता इनका उपन्यास जो पूछा गया है कई बार। चांद और टूटे हुए लोग कहानियों में आ जाता है। नाटक अंधा युग, एकांकी सबको एक बार पढ़ लेना। इसमें वृंदावन लाल वर्मा की रचनाएं जिसमें आती है झांसी की रानी उपन्यास, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। अगर आप लोग कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग रचना पढ़ना में इंटरेस्ट रखते हो, मतलब ऐसा कुछ कि जो आपको अपने इतिहास के बारे में बताए या कुछ अच्छा, तो आप पढ़ सकते हैं झांसी की रानी। अगर आपने देखी हो मणिकर्णिका मूवी जो कंगना रनावत ने बनाई है, तो वैसे ही उसने मूवी को ऐसा बनाया ना कि लक्ष्मीबाई क्या थी, उसने लक्ष्मीबाई को 10% भी पर्दे पर नहीं उभारा है। इस वजह से जब तक कंगना रनावत ने मणिकर्णिका नहीं बनाई थी, मेरी फेवरेट हीरोइनों में से थी। मैं कहती थी कुछ अच्छा है और उसने ये बनाई और उसके बाद मुझे पता चला कि ये डायरेक्टर को भगा के खुद डायरेक्टर बन गई थी, तो मुझे और ही ज़्यादा गुस्सा आया। तब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम हेट लिस्ट में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी जो मेरी फेवरेट हीरोइन है वो है झांसी की रानी और यह उपन्यास मैंने कई बार पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद है। लगभग एक चीज़ें उनकी लाइनें और उनके जो कैरेक्टर है वो सब जबान पे हैं। तो फिर मैंने मणिकर्णिका देखने गई थी कि देखिए क्या बनाया, और मूवी देखने के बाद मेरा सर दर्द हो गया था। और ये समझिए कि उन जो छवि बना दी गई उन छवियों को नष्ट करने के लिए मुझे आके ना फिर मैंने खोज के अपनी किताबों में से उपन्यास को फिर दोबारा से पढ़ा और तब जाके मुझे तसल्ली हुई, हाँ अब ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से, तो ऐसे है ना बॉलीवुड जो है वो हमारी इतिहास को भी बर्बाद कर रखा है इसमें। तो पढ़ सकते हैं आप लोग। शासन की बंदूक बहुत इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन की कविता है ये, और नागार्जुन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हरिजन इनकी इंपॉर्टेंट कविताओं में से आती है, ठीक है। और युगधारा, ठीक है, युगधारा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं और इनके जो उपन्यास हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता इनकी आ जाती है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा उपन्यास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्रलेखा। महाभोज मन्नू भंडारी का इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यूपीएससी में आता है, पूछा जाता है, ठीक है। महाभोज आपका बंटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनको याद करना, एक बार पढ़ लेना। कमलेश्वर की रचनाओं में आता है तीसरा आदमी, एक और चंद्रकांता, कितने पाकिस्तान। ये तीसरा आदमी का मतलब क्या है, इस पे ना मूवी बनी है, मैं मेरी पत्नी और वो, पुरानी वाली, ठीक है। इसमें तीसरा आदमी नाम दे दिया है, वो तीसरा आदमी ना शक है राइटर के दिमाग में, जब वो कुछ और नहीं है। हाँ, तो इसी उपन्यास पे तो बनी है वो मूवी, इसी उपन्यास पर बनाई गई है। तो आजकल की मूवी नहीं है, देखो पुरानी मूवी है तो उसी में आती है। देखो गिरती दीवारें, अस्त्र जी के उपेंद्र नाथ, शहर में घूमता आईना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यशपाल की दिव्या, ये यूपीएससी में आती है, बहुत अच्छा उपन्यास है ये, यूपीएससी में पूछा गया है। भीष्म साहनी, चीफ की दावत, कहानियां इंपॉर्टेंट है इसकी। चीफ की दावत किसके समकक्ष, मतलब किसके जैसी है, बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी के जैसी है लगभग। उसमें भी बुजुर्गों की समस्या पर बात की गई है और इसमें भी बुजुर्गों की समस्या पर बात की गई है। हरिशंकर परसाई का भोलाराम का जीव, ये तो कॉमेडी है, इस पे सरकारी डिपार्टमेंट की जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया गया है। भोलाराम का जीव पढ़ना, आपको हंसी आएगी, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको। कुछ चीज़ें कहानियां पढ़ लेना, ठीक है। कहानियां पहले तो ये याद कर लेना, फिर बाद में कवर में हम सारे पढ़ने जो आपको अच्छा लगे, है ना। इसके बाद इन सबको एक एक बार देख लेना। अब इसके बाद आते हैं हम कुछ पॉइंट पर। देखो कृष्णा सोबती की भी ये पढ़ना, जिंदगी नामा, ठीक है, ये आ जाता है इसमें, बादलों के घेरे। इसके बाद आता है आधुनिक काल की कुछ अन्य रचनाएं। अब ये तो रचनाकार थे जिनके कुछ कविताएं और कुछ कहानियां, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छात्र कह रहे हैं कि झांसी की रानी की लेखिका तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, शायद नहीं बच्चा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी थी ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो उनकी लिखी हुई कविता है, उपन्यास नहीं, ठीक है। उपन्यास कविता में अंतर होता है। अब देखो कविताओं में यहाँ पे दे दी है, ये एक एक बार इनको पढ़ लेना। इनमें जो एक कवि का नाम दिया कविता दी है, ये इंपॉर्टेंट कवियों में, मतलब कविताओं में आती है। सप्तक के कवि, ये इंपॉर्टेंट है। सप्तक जो आता है, तार सप्तक में दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा, ये जो है इनमें जो कवि दिया है ये पूछ लिया जाता है। उपन्यास में परीक्षा गुरु उपन्यास, इसको हिंदी काव्य जगत का प्रथम उपन्यास माना गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता से एक प्रश्न आ जाते हैं कि कुछ इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि जिसमें जादू टोने की बात की गई है, वो कौन सा उपन्यास है। तिलिस्मी उपन्यास कहा जाता है इसको, कि निम्न में से कौन सा उपन्यास तिलिस्मी उपन्यास है, तो चंद्रकांता आ जाता है। चंद्रकांता में जादू टोने की बात की गई है। शरद चंद्र का देवदास इंपॉर्टेंट है, देवदास वही जो मूवी बनी है जिस पर, वही है ये उपन्यास, ठीक है, उपन्यास पर मूवी बनी है। इलाचंद जोशी का जो उपन्यास है सन्यासी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद वैशाली की नगरवधु, ये भी इंपॉर्टेंट उपन्यास में आ जाता है और इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको एक बार सब पढ़ना। उसके बाद जो कहानी है इंसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी प्रथम कहानियों की में मानी जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसमें, इनको याद रखना, पूछ लिया जाता है इसमें। इसके बाद नाटक जो बचे हैं कुछ, अब ये वो हैं कि जिनके नाटक थोड़े से फेमस हो जाते हैं। अब यहाँ तक जैसे हम आ रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो आपके मन में लग रहा होगा कि मैम ये इतनी सारी चीज़ें होती जा रही हैं, इनको हम कैसे याद करेंगे। घबराहट हो रही है ना, तो घबराहट हो रही है, तो अब इस घबराहट को शांत करने का तरीका समझ लो। अभी ऐसे ना करते 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 आपको नीचे तक सारी किताब चली जाएगी, ठीक है। गद्यांश से पहले, गद्यांश है ना इसमें, कौन से पेज पर है, 40 पेज पर ना। एक मुझे दे दो, किसी के जिनके पास है ना, एक पुस्तक मुझे दे दो। देखो 39 पेज तक जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अब इससे 40 पेज पे तो गद्यांश है, तो गद्यांश के बारे में तो हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे 40 पेज होने तक, 39 पेज तक जितना भी आपको दिया हुआ है, ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा,
रटना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना नहीं रटना पड़ेगा। अब यही घबराहट हो रही है कि इसको कैसे पढ़ें, तो अब मैं आपकी जो 40 पेज हैं इन 40 पेज को इस तरह से डिवाइड करवा देती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए, ठीक है, इनमें से कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का हमें मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ABCD करके डालना, ठीक है, 1 2 3 डाल देना। इसमें पेज संख्या 36, ठीक है, पेज संख्या 36, इस पर लिखा हुआ है पुरस्कार, ठीक। अब पुरस्कार में सबसे पहले दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना खोलना आसान रहेगा इसलिए मैंने पुस्तक ली है। तो आप पेज नंबर 36 को खोलेंगे तो पुरस्कार इस पर दिया है हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए जिनको दिया गया उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें किस किस आधार पर यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, इसमें कितना प्राइस मिलता है, कैसे मिलता है, कितनी भाषाओं को मिलता है, ये सारी चीज डिटेल जो है इसमें लिखी हुई है। तो इनको आप आराम से पढ़ना, एक बार पढ़ लेना क्या होता है ये। अब इसके बाद जब पढ़ने के बाद जो आपको याद रखना है, रट्टाफिकेशन करना है, तो यहाँ पे इसकी बगल में लिख लो ए, और इस ए का मतलब है कि सबसे पहले जब आप इस पुस्तक को उठाओगे तो इसमें सबसे पहले कहाँ चले जाना है, पेज नंबर 36 पर। तो जो आपका यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, ये इंडेक्स, इस इंडेक्स में यहाँ पर लिख लो पेज नंबर 36, इस तरह से लिख लो जैसे मैंने लिखा है, पेज नंबर 36 आगे ए। तो इससे पता चलेगा कि सबसे पहले आपको जब इसे पढ़ना है तो सीधा सीधा सबसे पहले कहाँ पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है। तो ये जो पुरस्कार में यहाँ पर जो दिया हुआ है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, जब आप इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपकी रचना आ गई, इसमें आपको पढ़ना है हिम तरंगिणी, ये काव्य है, काव्य का मतलब है कविता, और ये किसका लिखा हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है, क्योंकि ये पहला है। तो ये किस सन में मिला, पहले का पहला याद रख लेना, 1955 में हिम तरंगिणी कविता के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी आएंगे उसमें आपको याद रखना है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी एक व्याख्या है, आचार्य नरेंद्र देव की बौद्ध धर्म दर्शन एक दर्शन है, राहुल सांकृत्यायन का मध्य एशिया का इतिहास एक इतिहास है, इस तरह से पढ़ना है। तो क्योंकि जिसको पुरस्कार मिला है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी परीक्षा में वहां से प्रश्न ज्यादा आएगा रचनाओं में से। तो इस तरह से जो ये आपके पुरस्कार हैं, तो इसमें आ जाता है पेज नंबर 36, पेज नंबर 37 और पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे लास्ट में आप देखेंगे तो टोकरी में दिगंत थ्योरी गाथा 2014 में ये संकलन किया था, कविता का संकलन है, अनामिका ने किया था, तो अनामिका को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मशहूर साहित्यकार अनामिका है उनको हिंदी कविता संग्रह के लिए ये 2014 में इन्होंने संग्रह किया था, लेकिन इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 2020 में मिला है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद 2021 में जिनको मिला है वो अपडेट यहाँ पे कर लेना इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। अब आता है व्यास सम्मान। तो यहाँ तक जो आपके जितने भी आए हैं सबसे पहले ए नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, इन पुरस्कारों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर व्यास सम्मान आ गया आपका, व्यास सम्मान में फिर उसी तरह से कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी डॉक्टर विलास शर्मा 1991 में पहला पुरस्कार मिला व्यास सम्मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी दिए हैं इनमें रचनाकार का नाम और इनकी रचनाएं इनको याद कर लेना है। लास्ट आ जाएगा 2020 में दिया है पाटलिपुत्र की समाग्री उपन्यास दिया है ये प्रोफेसर शरद पगारे को, ठीक है। तो इनके लिए आया है, ये लिख लेना। 2021 में जिसको मिला है उसको अपडेट कर लेना देखकर, नहीं तो मैं देखूंगी कल करा दूंगी आपको अपडेट, ठीक है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान जो दिया हुआ है इसमें इसके बारे में जानना, और इसमें पहला दिया है चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, 1968 ईस्वी में दिया हुआ है इनके लिए। और ये हमारा ये आपको याद रखना है कि चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत को मिला है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदम्बरा, ये चौथा, ठीक है, चौथा पुरस्कार है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, जो 22 भाषाएं हैं हमारी उनमें से किसी एक भाषा के किसी एक साहित्य को मिलता है। अब ये 84 तक तो किसी एक साहित्य को मिलता था, लेकिन 84 के बाद ये साहित्यकार को मिलने लगा कि उस साहित्यकार की पूरी रचनाओं का संकलन कैसा है, किस तरह का होता है, उसके पूरे संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। तो अब ये हमें हिंदी को कितनी बार मिला है ये इसमें दिया है पूरा, कि हिंदी को अभी तक कहाँ पर आगे दिया है 22 भाषाओं में से ये शायद 7-8 बार हिंदी को मिल चुका है, नहीं 10 बार, सॉरी, हिंदी भाषा को ये 10 बार मिल चुका है, ठीक है। तो अभी लास्ट जो मिला था हिंदी में कृष्णा सोबती को मिला था 2017 में, यहाँ तक दे दिया। तो अभी इसमें जितने भी दिए हैं, पहले दिया यामा दिया था, महादेवी वर्मा को मिला, हाँ वो दूसरी भाषा को मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी और चिदम्बरा, ये 2-3-4 कृतियां तो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद तो पहले तो आप ये यहाँ पे एक छात्र कह रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा, बेटा पता तो जब चलेगा ना जब आप किताबों को सामने रख के बैठोगे। अगर आप इसको सामने रख के नहीं बैठोगे तो कैसे पता चलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा सारी चीजें, मैं कैसे दिखा सकती हूँ एक वक्त में यहाँ पे सारी चीज नहीं दिखा सकती, ठीक है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। अब ये सबसे पहले आप जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार वाली रचनाएं पढ़ेंगे। इसे ये आपने रट लिया तो कितना कम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 में दिया हुआ है, पेज नंबर 34 में हिंदी में सर्वप्रथम, इस पर डाल लो बी, और आगे जहाँ पे आपने पेज नंबर 36 लिखा था तो वहाँ पे पेज नंबर 34 लिख देना बी, ठीक है। हिंदी में प्रथम, सबसे पहले पुरस्कार वाली रचनाएं पढ़नी है। देखो फिर से सुनो, मैं फिर से बता रही हूँ, ये इकाई 7 है, इकाई 7 के 40 पेज आपको याद रखने हैं। अब इसमें से 40 पेज में से कम क्या याद रखना है, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 36 पे जाएंगे, पुरस्कार याद करेंगे, पुरस्कार वाली रचनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर पेज नंबर 34 में जाएंगे, हिंदी में सर्वप्रथम, इनको पढ़ेंगे, ये बी नंबर पे हो गया। इसके बाद अब चाहे पेज नंबर डालो या ना डालो, ऑप्शन डाल लो सी, वहीं पर जहां पर आपने इंडेक्स लिखा है, और सी में लिखो रचनाकार, ठीक है। सी नंबर पर पेज नंबर कहाँ मिलेगा, सी के आगे डालो रचनाकार, जो मैंने अभी बताए थे। और इनमें जिन जिन पॉइंटों को, जिन जिन कविताओं को मैंने आपसे कहा था कि इनको याद रखना है, उनको याद रखना है जो बोला है, बाकी सबको एक बार पढ़ के छोड़ देना, नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ना। चौथे नंबर पर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप सबके लिए नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे MPSI के लिए, पेज नंबर 31 पर प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, MPSI के लिए, ठीक है, MPSI के लिए प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, बाकी चाहें तो छोड़ सकते हैं। और ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ, MPSI वालों को पत्र पत्रिकाएं तो पढ़नी ही है। सबसे पहले जब आप ये 40 पेज में खोलेंगे तो पहले आप जाएंगे पुरस्कार पर, ठीक है, पुरस्कार पढ़ेंगे, पुरस्कार में जितनी रचनाएं दी हुई है। दूसरे नंबर पर आप जाएंगे सर्वप्रथम जो दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर ये जो दूसरे नंबर तक तो आपको बिल्कुल रट के रखना है, और तीसरे नंबर पर रचनाकार, इसमें से जितना आप पढ़ के याद रख सकते हो, जितनी आपकी क्षमता उतना कर लीजिएगा, और इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा। और ज्यादा कल्याण चाहते हो तो जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें लास्ट में दिए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर लो, ठीक है। कल आएंगे, कल हम गद्यांश करेंगे, ठीक है।